जय श्रीमन्नारायण। भगवती सीता और भगवान श्री राम के विवाह की वेदी पर कन्यादान हो जाने के बाद महाराज जनक ने विवाह को अगले तीसरे दिन करने की बात कह स्थगित कर दी है, स्थगित करवा दी है। महाराज जनक ने कहा कन्यादान होने के बाद, माघा यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्याम उत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकम कुरु। महाराज दशरथ से कहते कि हे प्रभु, आज मघा नक्षत्र है, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी विवाह के लिए कल्याणकारी रहेगा, उसी दिन हम लोग विवाह करें। जब उत्तरा फाल्गुनी में विवाह करना था तीसरे दिन, तो आज विवाह की वेदी पर क्यों बैठाया गया वर और वधू को? गोत्रोच्चार आदि की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, फिर विवाह को रोक दिया गया क्यों? यह प्रश्न हो सकता है। ऐसे मघा नक्षत्र जो है, विवाह का नक्षत्र तो है ही मुहूर्त शास्त्र के अनुसार, लेकिन मुहूर्त शास्त्र में एक बात लिखी गई है कि मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में विवाह करने से वैधव्य की संभावना बनती है। तो क्या महाराज जनक के दृष्टि में सीता के भीतर वैधव्य की आशंका थी क्या? सीता के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चले जाने के बाद श्री राम की जो मन स्थिति जो है अत्यंत ही दारुण है। महर्षि अगस्त जाते हैं और श्री राम को इस मन स्थिति से बाहर निकालने के लिए सीता की संभावनाओं और सीता के इतिवृत्त के संबंध में श्री राम से कुछ बातें कहते हैं। उन्हीं क्रम में महर्षि अगस्त कहते हैं कि रावण जब कुबेर पर चढ़ाई कर लौट रहा था तो रास्ते में एक युवती को तपस्या करते हुए उसने देखा। उसके मन में कौतूहल हुआ, उस युवती को पाने की इच्छा से युवती का परिचय और तपस्या का उद्देश्य जानना चाहा। वह युवती ने बतलाया अपना परिचय कि मैं अपने पिता की मंत्र कन्या हूं, मेरा नाम वेदवती है और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। रावण उसके संकल्प की अवज्ञा करते हुए दुस्साहस पूर्वक उस वेदवती को पकड़ना चाहा। वेदवती कहीं कि रावण, मैं तुझे शाप नहीं दूंगी, अन्यथा मेरे शाप क्षरित हो जाएंगे, मेरी तपस्या क्षरित हो जाएगी। मैं स्त्री हूं, शारीरिक स्तर पर मैं तुझे दंडित नहीं कर सकती। मैं अपने जीवन को यहीं समाप्त करती हूं इस प्रतिज्ञा के साथ कि तुम्हारे वध के लिए मैं पुनः अवतार लूंगी अयोनिजा कन्या के रूप में और किसी धार्मिक पुरुष की पुत्री के रूप में मैं लोक में पालित होंगी। इतना कहकर योगाग्नि उत्पन्न करी और स्वयं उस योगाग्नि से जलाकर समाप्त कर दी। कुछ ही दिनों के बाद कमल लाल से एक कन्या जन्म ली। कमल पत्र पर वह रावण को मिली। रावण लेकर उस कन्या को लंका गया। कन्याम कमल गर्भा भाम परगृह्यस्व गृहम ययौ परगृह्य रावणस्ते त्वेस्ताम दर्शयामास मंत्रिणों। अपने मंत्रियों को दिखलाया कि यह कमल की प्रभा की तरह सुंदरी यह कन्या है।
मंत्रियों के परामर्श पर वह लक्षण शास्त्र के विद्वानों को बुलाया और उस कन्या के संबंध में उसने जिज्ञासा करी। लक्षण शास्त्रियों ने उस कन्या का निरीक्षण किया और कहा कि गृहस्थैषा हिशुश्रोणी त्वद्वधा ऐव दृश्यते। इस कन्या के लक्षण से ऐसा जान पड़ता है कि जिस घर में यह कन्या रहेगी उस घर के गृह स्वामी का वध करा देगी। इतना सुनना था कि रावण उस कन्या को लेकर समुद्र में फेंक दिया। समय के साथ महाराज जनक जब यज्ञ भूमि का शोधन करने के लिए हल चला रहे थे तो हल के फाल से उभरी हुई मिट्टी में कन्या मिली, जिसे अपनी पुत्री की तरह ही उन्होंने पाला। नाम सीता रखा गया। तो रावण के राज्य लंका में रहने वाले लक्षण शास्त्रियों ने जिस कन्या में ये सारे गुण देखे होंगे, लक्षण देखे होंगे, क्या जनक के दृष्टि से यह लक्षण अनजान होंगे? ऐसा संभव है क्या? हमारा जनक की सभा विद्वानों की सभा रही है, विश्व के सबसे बड़े विद्वान वहां रहते थे। महाराज जनक ने अपनी कन्या को संस्कारित करते हुए पालना आरंभ किया। अभी 5 वर्ष की ही हुई थी कन्या सीता कि नाना देश के राजाओं ने आकर के महाराज जनक से उनकी पुत्री को पत्नी के बनाने के उद्देश्य से याचना करने लगे। महाराज जनक ने देखा कि मेरी कन्या की रक्षा कैसे होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष के यज्ञ, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ मैं कन्या का विवाह करूंगा। ये सारे राजा जनकपुर के चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गए कि जो विवाह कर करके ले जाएगा उसको मार करके कन्या को हम छीन लेंगे। इन सारे बातों से महाराज जनक को बड़ी चिंता हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि अद्य माघा यज्ञ महाबाहो, कहते हैं कि आज मघा नक्षत्र है जिसका प्रथम चरण वैधव्यता की संभावना को लेकर होती है। अरे तो प्रथम चरण बीत जाने पर विवाह करते, केवल नक्षत्र से ही तो विवाह होगा नहीं, मुहूर्त का भी विचार करना होगा। महाराज जनक के भावनाओं का सम्मान करते हुए महाराज दशरथ अपने आचार्य वशिष्ठ के साथ अपने शिविर में लौट गए जहां उन्हें ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तीसरे दिन जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आकाश में उदय लिया, उस समय विजय मुहूर्त की संभावना बन रही थी। युक्ते मुहूर्ते विजय सर्वाभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामकृत कौतुक मंगलः। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से विजय मुहूर्त में राम अपने भाइयों के साथ विवाह के योग्य सज धज कर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेशन जान समय अनुकूल। आज इस मुहूर्त की खिल्ली उड़ाने वाले लोग चौपाई की तरह एक चौपाई का निर्माण किया और कहने लगे, मुनि वशिष्ठ पंडित अस ज्ञानी शोध के लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ के राम पर विपत्ति पड़ी। महाराज प्रारब्ध तो समाप्त नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना होगा। हाँ, उस प्रारब्ध का को यदि संस्कार पूर्वक जिया जाए तो उस प्रारब्ध के साथ साथ एक अच्छी संभावनाएं बनती हैं। अब सीता के प्रारब्ध को देखा जाए तो सीता जो प्रतिज्ञा ली थी वेदवती के रूप में, उस प्रतिज्ञा को भी पूर्ण करती है, रावण के यहां पहुंचा दी जाती है रावण के द्वारा और रावण का वध हो जाता है।
लेकिन एक विशेष संस्कार के साथ एक विशेष मुहूर्त में विवाह संस्कार संपादित होता है। उसका परिणाम यह होता है कि श्री राम अत्यंत दीर्घायु हो जाते हैं, क्योंकि जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में, जिस समय में विवाह हुआ सीता का, उस समय आकाश में मिथुन लग्न का उदय हो रहा था, उत्तरा फाल्गुनी का प्रवेश हो रहा था। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण जो होता है वह सिंह का नवमांश होता है, तो सिंह राशि होती है, सिंह का नवमांश नहीं, सिंह राशि होती है। और उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण से कन्या राशि आरंभ होती है। मिथुन लग्न में यदि विवाह हुआ है और सिंह राशि के चंद्रमा है तो तृतीय भाव में चंद्रमा है, इसका जीवन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, वैवाहिक जीवन पर। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा वैवाहिक जीवन कैसा कि सीता और राम दोनों दो जगह हो गए। इस पर चर्चा कभी हम लोग स्वतंत्र रूप से करेंगे। बस इतना सूत्र मैं बतला दे रहा हूं कि लगातार सदैव साथ रहने से ही वैवाहिक जीवन की सफलता मानी जाए, ऐसा नहीं है। विवाह के समय जो वर कहता है कि आप मेरी अनुवर्तिनी बने, मैं आपके भावनाओं का समादर करते हुए कोई आज्ञा दूंगा, श्री सीताराम के जीवन में देखा जा सकता है। अरे भगवती सीता तो बहुत पहले कह चुकी हैं कि भिक्षुणियों के द्वारा बाल्यकाल में ही यह मुझे ज्ञात है कि वन में मुझे रहना है। तो क्या 14 वर्ष राम के साथ वन रही, इतना से ही वनवास पूर्ण हो गया क्या उनका प्रारब्ध? नहीं, वन में रहने का जो उनका प्रारब्ध है वो आगे भी चलता रहेगा। हमारा जनक अपनी ओर से सीता के विवाह को 2 दिन स्थगित कर तीसरे दिन ले गए। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है और होना चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्री के भावी सौभाग्य की कामना के साथ प्रदर्शन से बचते हुए मुहूर्तविदों से ऐसे मुहूर्त का अन्वेषण करने की प्रार्थना करें कि वर और वधू का जीवन मंगलमय हो। आज विशेष रूप से इसकी आवश्यकता है कि विवाह के कुछ दिनों के बाद ही न्यायालयों में परिवादों की बढ़ती हुई संख्या चिंता उत्पन्न करती है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये विचार जा सके। जय श्री राम।